देखिए, अवकल समीकरण है अगला अध्याय 9, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास अवकल समीकरण के रूप में कोई फलन आ गया और उसको हमें समीकरण के रूप में बनाना है या उससे हमें वक्र का समीकरण निकालना है, तो वहां पर हमको अवकल समीकरण हल करने की विधियों की आवश्यकता पड़ती है। दो तरह की परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति जब x और y में समीकरण दिया हो और तुमसे कहा जाए कि अवकल समीकरण की रचना करो, और दूसरी परिस्थिति जब अवकल समीकरण दिया हो और तुमसे कहा जाए कि x और y में समीकरण की रचना करो। तो ये दो तरह के सवाल हमको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। उसके पहले हमको ये समझना है कि अवकल समीकरण की परिभाषा क्या है। देखो, चर जो समीकरण बनते हैं उनमें दो तरह के चर आते हैं अधिकतर समीकरणों में, चर x और चर y। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि कोई भी समीकरण हो, चाहे y इक्वल टू 2x प्लस 3 हो, चाहे साइन x हो, चाहे लॉग x हो, इनमें मैं यहाँ पे x का क्या मान रखूंगा तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि ये मान अभी तुम्हें पता ही नहीं है मैं क्या रखने वाला हूँ। लेकिन अगर मैंने x का मान यूं कह दिया कि मैं 1 रखने वाला हूँ और मैं तुमसे कहूँ बताओ y का मान बता सकते हो, तो तुम बोल दोगे सभी कि हाँ y का मान यहाँ पे 5 आएगा। अगर मैं x का मान यहाँ पे 2 लेता हूँ तो तुम बोल दोगे कि y का मान 7 आएगा। तो कौन स्वतंत्र है यहाँ पे? x स्वतंत्र है कि y स्वतंत्र है? और कौन परतंत्र है? x परतंत्र है कि y परतंत्र है? बताइए, कौन है स्वतंत्र? जिसका मान मन से रखा गया x। और y परतंत्र है क्योंकि y का मान तब आया जब x का मान रख दिया। तो बस ये दो तरह के चर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक स्वतंत्र चर x और दूसरा परतंत्र चर y। अगर कोई ऐसा समीकरण हमको मिलता है जिसमें के स्वतंत्र चर x आ रहा है, परतंत्र चर y आ रहा है और परतंत्र चर के अवकलज आ रहे हैं, x स्वतंत्र चर है, y परतंत्र चर है, तो y के अवकलज क्या होंगे? dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर द्वितीय अवकलज, या तृतीय अवकलज d3y बाई डी एक्स क्यूब। तो जब किसी समीकरण में ये अवकलज आ जाते हैं, ऐसे समीकरणों को ही हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। क्या पहचान है अवकल समीकरण की? कि उसमें dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब है परतंत्र चर y के ये कौन है? अवकलज। ये जरूर होंगे। इनके साथ में x भी हो सकता है या y भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो परिभाषा आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसे समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y तथा परतंत्र चर के अवकलज उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? दो उदाहरण तुम्हारे सामने दिए। ये उदाहरण पहला है, इसमें कौन आ रहा है? द्वितीय अवकलज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये इसमें द्वितीय अवकलज है या प्रथम है? प्रथम अवकलज कौन है? dy बाई डी एक्स। ये प्रथम अवकलज है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कौन है? इसमें प्रथम द्वितीय दोनों आ रहे हैं, तो बड़े अवकलज को माना जाता है, वही उसकी घात होती है। आगे बताऊंगा इस बारे में। साधारण अवकल समीकरण कौन से होते हैं? ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर उपस्थित हो, उन्हें साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। क्या ये साधारण अवकल समीकरण है? क्यों? इसमें स्वतंत्र चर x नहीं है, y क्या है यहाँ पे? परतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर ही एक ही आता है, जैसे यहाँ पे स्वतंत्र चर का अवकलज है, परतंत्र चर का अवकलज है, सॉरी y का। ठीक है, तो इसमें ये साधारण अवकल समीकरण हो गया। इसमें स्वतंत्र चर x आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है? अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि क्या है? किसी अवकल समीकरण में जो बड़े से बड़ा अवकलज आता है वही क्या होता है? अवकल समीकरण की कोटि। जैसे अगर dy बाई डी एक्स आ रहा है, कोटि 1 होगी। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, कोटि 2 होगी। d3y बाई डी एक्स क्यूब आ रहा है, कोटि 3 होगी। और dn y बाई डी एक्स की पावर n आ रहा है, तो कोटि n होगी। यानी कि
अगर dy बाई डी एक्स भी आ रहा है और d2y भी आ रहा है तो बड़ा कौन है बड़ा? तो द्वितीय अवकलज बड़ा है तो कोटि क्या होगी? 2 ना के 1। जैसे ये वाला देखो, इसमें dy बाई डी एक्स भी है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, तो इसमें बड़ा अवकलज कौन है? तो इसकी कोटि क्या है? और यहां पे कोटि 2 होगी कि 1 होगी? क्यों? ये होल पावर नहीं देखनी है, होल पावर नहीं देखनी है, किसे देखना है? अवकलज का नंबर देखना है। कौन से नंबर का अवकलज है ये? प्रथम, द्वितीय के तृतीय? प्रथम, तो इसकी कोटि क्या होगी? 1। कोटि समझ में आ गई? सबको आ गई समझ में? कोटि क्या होती है? किसी अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलज उपस्थित होता है उस अवकलज को ही, अवकलज के क्रम को ही क्या कहते हैं? अवकल समीकरण की कोटि। अगली हेडिंग क्या है? घात। अवकल समीकरण की घात क्या होता है? देखो, जो बड़े से बड़ा अवकलज उपस्थित हो उसकी होल पावर को ही क्या कहेंगे? अवकल समीकरण की घात। घात माने जो भी अवकलज उपस्थित हो, जैसे dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कोटि तो बड़े से बड़ा अवकलज, और जो सबसे बड़ा अवकलज है उसकी होल पावर ही क्या होगी? घात। जैसे यहां पे देखो, ये दोनों जगह क्या है? dy बाई डी एक्स, यानी इनकी कोटि क्या है? कोटि 1 है। और अब dy बाई डी एक्स में बड़ी पावर कहां है? 3, तो घात क्या हो गई? 3। अब इसमें बताओ कोटि क्या है? कौन सी है कोटि? ये वाला d2 है कि ये होल स्क्वायर है? d2y, तो ये द्वितीय अवकलज है, तो कोटि क्या हो गई? 2। अब घात 2 क्यों नहीं है? बड़ा अवकलज कौन है? तो जो बड़ा अवकलज है उसकी होल पावर ही क्या होती है? घात। तो इसकी क्या पावर कहोगे यहां पे? अगर ब्रैकेट लगा के पावर लगाई जाए तो क्या पावर लगेगी? 1, तो घात क्या होगी? 1। ठीक है। घात निकालने का एक नियम भी है, जब भी आप किसी अवकल समीकरण की घात निकालें तो वह अवकल समीकरण जो घातांक होते हैं 1/2, 1/3, जो भिन्न रूपी घातें होती हैं उससे स्वतंत्र होना चाहिए। यानी कि अवकल समीकरण में वर्गमूल, घनमूल या कोई भी ऋणात्मक पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे इसकी पावर -2 होती तो कोटि -2 नहीं होती। फिर कोटि कब निकलती? जब वो माइनस की पावर को प्लस बना लेते। अगर यहाँ अंडर रूट लगा होता कहीं भी dy बाई डी एक्स पे, तो वर्गमूल, घनमूल, भिन्न रूपी घातें माइनस की पावर आती हैं तो उसकी घात अपरिभाषित है जब तक कि तुम उस पावर को सॉल्व नहीं कर दो। ठीक है। तो कर्णी चिन्ह जब लग कर आते, कर्णी चिन्ह जानते हो ना, किसे बोलते हैं कर्णी चिन्ह? ये वर्गमूल है, घनमूल है, चतुर्थ मूल है। जब भी किसी पे इस तरह की कोई पावर आ जाए, जैसे dy बाई डी एक्स रूट के अंदर आ गया, या dy बाई डी एक्स की पावर -1/3 आ गया, या dy बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर -2 आ गया, तो ये नेगेटिव या भिन्न वाली घातें पहले क्या की जाएंगी? हल की जाएंगी, तभी उसकी कोटि निकलेगी। इसके अलावा अगर कभी भी अवकलज साइन या कॉस या टेन या कॉट में आ जाए, ऐसे साइन में dy बाई डी एक्स के पदों में या कोई और में आ जाए, तो dy बाई डी एक्स अगर त्रिकोणमितीय अनुपातों में आ जाएगा तो कोटि अपरिभाषित होगी। ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं साइन dy बाई डी एक्स तो कोटि अपरिभाषित है। यहाँ लिख दूं कॉस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो कोटि अपरिभाषित है, सॉरी घात अपरिभाषित है। कोटि तो परिभाषित है, कोटि 2 ही होगी। घात कब कब अपरिभाषित है? 2 परिस्थितियों। पहला, वर्गमूल, घनमूल, माइनस की घात नहीं होंगी, उन्हें सरल करोगे तो उसकी वो घात आ जाएगी। लेकिन अगर साइन या कॉस या टेन में कोई भी अवकलज आ रहा है तो कोटि वो घात क्या होगी? उसकी अपरिभाषित। कोटि तो परिभाषित होगी लेकिन घात अपरिभाषित।
तो कोटि क्या होता है? जो बड़े से बड़ा अवकलज है वो क्या है? कोटि। और बड़े से बड़े अवकलज पे होल पावर लगी है वो क्या है? घात। आ गया समझ में? ये नोट हो गया? हाँ देखो, इसमें एक एग्जाम्पल और लिख लो चाहो तो यहां पे। जैसे हमने लिख लिया d2y/dx² प्लस cos dy/dx इक्वल टू 0। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? क्या होगी इसकी कोटि? 2। और घात अपरिभाषित होगी इसकी, क्योंकि ये dy/dx में बहुपद समीकरण नहीं है। जो साइन कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में dy/dx d2y/dx² या कोई भी अवकलज अगर आ जाता है तो क्या लिख दोगे वहां पर कि घात अपरिभाषित है। ये बहुपद फलन नहीं है dy/dx में, इसलिए इसकी घात अपरिभाषित है। ठीक है, देखें आगे। अब अवकल समीकरण की रचना कैसे करते हैं? अवकल समीकरण की रचना का तरीका बड़ा सरल है। जैसे तुम्हें एक समीकरण दिया है, अब उसमें स्वेच्छाचर देखोगे कि स्वेच्छाचर कितने आ रहे हैं। मान लो 2 अचर आ रहे हैं, तो उसका 2 बार अवकलन कर देंगे और अवकलन करके जो समीकरण आएगा उसमें स्वेच्छाचर का विलोपन करेंगे तो dy/dx d2y/dx² में एक समीकरण प्राप्त होगा जिसे कहेंगे कि ये अवकल समीकरण की रचना वाला समीकरण है। देखो यहां पे ये पद दिए। सबसे पहले क्या लिखे हैं, स्टेप को समझे। किसी दिए गए समीकरण से अवकल समीकरण की रचना के लिए ये पद प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए समीकरण का उतनी बार अवकलन करते हैं जितने की उसमें स्वेच्छाचर हैं। जैसे मैंने एक समीकरण ले लिया y बराबर mx प्लस सी, तो इसमें स्वेच्छाचर कितने हैं? 2। कौन कौन? m और c। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy/dx m dy/dx x का प्लस dy/dx c का। तो x का क्या हो जाएगा 1 और c का क्या हो जाएगा 0। एक बार अवकलन हो गया। अब पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, फिर से अवकलन करेंगे तो dy/dx का d2y/dx² और m का क्या होगा 0। तो इसका जो ये अवकलन हुआ है कितनी बार हुआ है, और इसमें स्वेच्छाचर कितने थे? तो 2 बार अवकलन करके ये क्या प्राप्त हुआ? अवकल समीकरण। ये क्या था? समीकरण। और ये क्या है? तो समीकरण से अवकल समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं? उतनी बार अवकलन जितने की उसमें स्वेच्छाचर हो। और अब इसमें तो स्वेच्छाचर नहीं आ रहा, तो जो अवकल समीकरण बनता है उसमें स्वेच्छाचर का क्या करना है? विलोपन। ना तो इसमें m आना चाहिए ना ही c, अगर आते तो विलोपन कर देते। अब ये स्टेप समझ में आ गए? ठीक। अवकल समीकरण के हल की परिभाषा क्या है? जैसे कोई भी दिया गया अवकल समीकरण हो, उसमें dy/dx या d2y वगैरह आ रहे होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका समाकलन करेंगे। अवकल समीकरण जो dy/dx या उसके और उच्च घातीय अवकलनों में आ जाता है, उसका समाकलन करने से x और y में एक समीकरण प्राप्त होता है। जो x और y में समीकरण आता है उसी को दिए गए अवकल समीकरण का हल कहते हैं। यहाँ पे लिखा है
किसी अवकल समीकरण का हल या समाकल, चर x और y के बीच एक ऐसा संबंध होता है जिसके अवकलज दिए गए अवकल समीकरण को भी संतुष्ट करते हो। यानी कि जो अवकल समीकरण को हल करके समीकरण आएगा उसका अवकलज उस दिए गए अवकल समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, जिसके अवकल समीकरण दिए गए, यहां पे आएगा अवकल समीकरण को संतुष्ट करते हो। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो कि जैसे अवकल समीकरण दिया है dy बाई डी एक्स बराबर x, तो अब इस अवकल समीकरण का हल करना है तो dy बराबर क्या हो जाएगा x dx, और इसके दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन में dy बराबर समाकलन में x dx, dy का समाकलन y हो जाएगा, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो अब ये अवकल समीकरण का समाकलन किया और x और y में हमको क्या मिला, एक समीकरण, एक संबंध, एक प्रतिबंध, एक समीकरण मिला। इसको ही क्या कहेंगे, इस अवकल समीकरण का हल। और एक शर्त यहां पे लिखी हुई है कि इसके अवकलज इस समीकरण को संतुष्ट करते होंगे। यानी अगर मैं इसके अवकलज निकालूं अवकलन करके तो देखो क्या आएगा। अगर इसका अवकलन करें तो एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 2 और c का क्या होगा 0, तो 2 से 2 काटा तो dy बाई डी एक्स बराबर यही आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इसका अवकलन करके जो समीकरण है वो दिया गया अवकल समीकरण बनना चाहिए या उसको संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के समीकरण को ही दिए गए अवकल समीकरण का क्या कहते हैं, हल। अगली हेडिंग क्या है, अवकल समीकरण का व्यापक हल। व्यापक हल क्या होता है, जैसे ये मैंने अवकल समीकरण लिया और इसको समाकलन करके और इसका हल निकाला। अब इसमें कितने स्वेच्छ चर आ रहे हैं, एक आ रहा है, कौन, सी, और इसकी कोटि क्या है 1। तो अगर स्वेच्छ चरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के कैसी है, बराबर, ऐसे हल जिनमें स्वेच्छ चरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है उन्हें क्या कहते हैं, अवकल समीकरण का व्यापक हल। पढ़ लो एक बार परिभाषा। यदि किसी अवकल समीकरण के हल में स्वेच्छ चरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है तो उसे अवकल समीकरण का व्यापक हल कहते हैं। ये इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है क्योंकि इसमें स्वेच्छ चरों की संख्या कितनी है, एक, और ये अवकल समीकरण की कोटि के बराबर है। अगली हेडिंग क्या है, समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण से पहले इसमें एक हेडिंग और लिख लेंगे, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। विशिष्ट हल की परिभाषा क्या है, यदि किसी अवकल समीकरण के हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या
शून्य है या अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों के मान रखने पर स्वेच्छ अचरों के मान रखने पर जो हल प्राप्त होता है उसे अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहते हैं। जैसे ये समीकरण एक है, मान लो ये समीकरण एक है, तो यदि वक्र एक किसी बिंदु से जा रहा है 1,0 से होकर जाता है, तब इसको हम संतुष्ट करा सकते हैं 1,0 से। तो 1,0 से संतुष्ट कराएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो इससे c का मान क्या आ जाएगा -1/2 और ये c का मान समीकरण एक में रख देंगे। तो जब स्वेच्छ अचर का मान रख देंगे तो यही समीकरण क्या प्राप्त होगा x² माइनस 1/2। अब इसमें स्वेच्छ अचर तो नहीं आ रहा, स्वेच्छ अचर कौन से होते हैं c, c1, k, m, ऐसे अल्फा अननोन वैल्यू। संख्यात्मक मान को स्वेच्छ अचर नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं निरपेक्ष अचर कहते हैं या कांस्टेंट नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्वेच्छ अचर नहीं है, ये नियत राशि है कि 1/2 तुम्हें पता है कि ये 1/2 एक का आधा भाग है। तो जब स्वेच्छ अचर आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे हल को क्या कहते हैं जिसमें स्वेच्छ अचर आते हैं व्यापक हल, और जिसमें स्वेच्छ अचर नहीं आए नियतांक आए संख्यात्मक मान आए उन्हें क्या कहेंगे विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होती है 0। अगर कोई तृतीय कोटि का अवकल समीकरण है और तृतीय कोटि के अवकल समीकरण में तुमसे पूछे कि उसके विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या बताओ तो कितनी होगी 0, और उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या व्यापक हल में तृतीय कोटि का सारणिक है तो 3 होगी ना। तृतीय कोटि के सारणिक में अवकलज कौन सा आएगा d3y। तो तृतीय कोटि का सारणिक है तो स्वेच्छ अचर कितने होंगे 3। तो विशिष्ट हल में 0 और व्यापक हल में 3। अगर द्वितीय कोटि का है तो व्यापक हल में स्वेच्छ अचर 2 और विशिष्ट हल में तो कोटि कुछ भी बनी रहे, विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होगी 0। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, ये दोनों अभी तुम नोट कैसे करोगे, ये बिल्कुल ऐसे ही नोट करना, अवकल समीकरण का हल, फिर व्यापक हल, फिर ये उदाहरण, और फिर विशिष्ट हल, और फिर ये अगली हेडिंग क्या है समघात अवकल समीकरण किसे कहते हैं। समझ लें इसको। देखिए समघात अवकल समीकरण की परिभाषा यह है कि यदि किसी अवकल समीकरण में dy/dx के साथ में ऐसे फलन आ रहे हैं
जो कि x और y में समघात समीकरण है। अगर dy बाई डी एक्स के साथ जो भी पद आ रहे हैं वो चर x और y में समघात समीकरण है, तो इस प्रकार जो अवकल समीकरण बनता है उसे क्या कहते हैं? समघात अवकल समीकरण। लिखा है ना, ऐसे अवकल समीकरण जिनके अंश और हर में क्या हो? समघात समीकरण हो, उन्हें समघात अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कि इसका व्यापक रूप क्या है? dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई। यहाँ पे एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई क्या है? एक्स तथा वाई के समघात समीकरण है। एक्स और वाई के समघात समीकरण होंगे ये। एक्स और वाई के, यहाँ पे अवकल काट दें, यहाँ पे क्या लिख दें? समघात समीकरण। अब उदाहरण के द्वारा समझा दूं। उदाहरण नंबर 1 देखो, जैसे dy बाई डी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। एक है dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई, और एक है dy बाई डी एक्स बराबर x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई, और एक है dy बाई डी एक्स बराबर cos y अपॉन एक्स एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन वाई साइन वाई अपॉन एक्स। अब इसमें से हम चेक करेंगे कौन से समघात हैं और कौन से नहीं है। पहली बात तो सभी में dy बाई डी एक्स ही आना चाहिए। अब dy बाई डी एक्स के बराबर में जो पद है वो देखेंगे। इसके हर एक पद की घात बराबर होनी चाहिए तो समघात होता है। तो अंश वाला समघात है क्या? इधर घात कितनी है? 2, इधर भी 2, इधर अलग अलग देखें तो 1 और 1, पर हम घातों का कुल योग देखेंगे। अब तुम बोलोगे सर चर अलग अलग है, घातें कैसे जुड़ जाएंगी? तो घातें जोड़नी नहीं है, हमें तो घातों का योग करके देखना है कि हर एक पद में घात समान है कि नहीं है। इसमें 2, इधर भी जोड़ के 2, इधर भी 2 और इसमें भी 2। ये संख्या से कोई मतलब नहीं है, संख्या से फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ किसको देखना है? चर को देखना है। तो इधर इसके सभी पदों में अंश में घात कितनी है? 2। इधर देखें सामने, और हर में जो चर आ रहे हैं उसमें भी घात जोड़ के परिणामी घात कितनी आ रही है? 2। तो इसके अंश और हर में घातें समान है, तो अंश भी एक समघात समीकरण है और हर भी एक समघात समीकरण है। तो जब dy बाई डी एक्स के साथ जो भी पद आते हैं उनके अंश और हर के पद कैसे हो? समघात समीकरण। तो उसे क्या कहेंगे? समघात अवकल समीकरण। समझ गए ये? अगला वाला बताओ, इसमें कितनी पावर है? 1 1 1 1। अंश में भी समघात और हर में भी समघात समीकरण, और समघात समीकरण अंश और हर में हो और dy बाई डी एक्स के बराबर में हो तो पूरे को क्या कहेंगे फिर? समघात अवकल समीकरण। ये वाला है, ये वाला है। इसमें घात कितनी है? 1, इसमें 0। ये तो नियतांक है ना, तो नियतांक को चर की घात 0 नहीं बोलते। x की घात 0 लिखूं तो 1 आएगा कि नहीं? या y की घात 0 लिखूं तो इसमें तो x या y की क्या घात है? 0, और इन दोनों में क्या है? तो क्या इसका अंश समघात हैगा? तो ये अवकल समीकरण नहीं है। समझे ये बात कि नहीं समझे? इसको देखो, इधर x की पावर 1, इधर y और x में पावर 1 1, और भाग में घटाएं तो पावर 0, तो वो 0 और इधर 1, तो 0 प्लस 1 1 ही तो आएगा। और इसमें और इधर
इसका क्या करें, y पे 1 और भाग में नीचे x पे भी 1, तो 1 माइनस 1 0, और इस पे 1 तो 1 प्लस 0, तो इसके सभी पदों में घात कितनी है, 1, अंश भी समघात और हर भी समघात, तो इसको क्या बोलेंगे, समघात अवकल समीकरण। तो क्या सरल सी पहचान क्या है कि अगर सभी पदों में घातें बराबर नहीं है तो वो समघात अवकल समीकरण नहीं है, और सभी पदों की घातें कैसी हैं, समान, तो उसको क्या कहेंगे, समघात अवकल समीकरण। और dy बाई डी एक्स तो होना ही चाहिए उसमें, आ गई बात समझ में, समघात अवकल समीकरण। अगला देखें, प्रथम घात का रेखीय अवकल समीकरण। देखो रेखीय अवकल समीकरण का मतलब है dy बाई डी एक्स आना। अगर कोई रेखीय अवकल समीकरण है और वो प्रथम घात का है तो dy बाई डी एक्स आएगा और उसकी घात क्या होगी, 1। अगर किसी रेखीय अवकल समीकरण को पहचानना है और उसकी घात 1 है तो सबसे सरल पहचान ये है कि dy बाई डी एक्स यानी y का जो अवकलज है और जो y है उन दोनों की घात 1 होना चाहिए, y पे भी पावर 1 होना चाहिए और dy बाई डी एक्स पे भी पावर क्या होनी चाहिए, 1। ऐसे अवकल समीकरण जिनकी कोटि क्या होती है, 1, उन्हें क्या कहते हैं, रेखीय अवकल समीकरण। और रेखीय अवकल समीकरण में परतंत्र चर और उसका अवकलज यानी y और dy बाई डी एक्स, इन दोनों की घात क्या होनी चाहिए, 1। y और dy बाई डी एक्स की घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और ये परस्पर गुणा में नहीं आए, ऐसे नहीं आने चाहिए, ये y और dy बाई डी एक्स कैसे नहीं हो, गुणा में नहीं होने चाहिए। तो y और dy बाई डी एक्स गुणा में नहीं हो, उनकी घात 1 होनी चाहिए। ऐसे अवकल समीकरण को क्या कहते हैं, रेखीय अवकल समीकरण। जैसे कि ये वाला रेखीय है कि नहीं है, तो चेक करेंगे, dy बाई डी एक्स आ रहा है और y आ रहा है, और y पे पावर क्या है, 1, और dy बाई डी एक्स पे भी पावर क्या है, 1, तो ये रेखीय है। ये वाला बताओ, ये नहीं है, क्यों, y और dy बाई डी एक्स गुणा में आ गए। ये वाला है, नहीं है, क्यों, y पे पावर लगी है। और ये वाला है, ये वाला भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि dy बाई डी एक्स की घात 2 है और क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है, ये सारे y के पदों में, x के पदों में भी होते हैं। एक दो उदाहरण और देख लो, x के पदों में भी होता है ऐसे, देखो जैसे मान लो मैंने लिख लिया cos x डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1। ये वाला रेखीय अवकल समीकरण है या नहीं है, बताओ। तो इस बार dx का पद ऊपर आ रहा है, तो dx अपॉन डी वाई पे कोटि वो घात क्या है, 1, और x पे पावर क्या है, 1। तो ये रेखीय अवकल समीकरण है, बस उल्टा हो गया है। ये y में है चारों और ये वाला किस में है, x में। जब x में रेखीय आएगा तो उसमें कौन आएगा, dx अपॉन डी वाई की घात 1, और x भी आएगा तो उसकी घात 1। y पे भले ही पावर 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4, तब भी ये रेखीय रहेगा। x पे लगा सकते हैं स्क्वायर या क्यूब, नहीं लगा सकते। इधर dx है तो साथ में कौन देखोगे, x, और इधर dy है तो साथ में इधर कौन देखोगे, y। ऐसे इसको पहचानते हैं रेखीय अवकल समीकरण। ठीक, अब देखो ये y के पदों में रेखीय अवकल समीकरण को हल करने की विधि बताई गई है। तो y के पदों में रेखीय अवकल समीकरण का व्यापक रूप क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। यहाँ पे p और q क्या है, x के फलन है या नियतांक है। ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू क्या है, रेखीय अवकल समीकरण है। किसके पदों में,
y के पदों में। तो y के पदों में रेखीय अवकल समीकरण है, इसमें p और q x के फलन हो सकते हैं या नियतांक। इसके बाद इसके सेकंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, इसका समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा e की पावर समाकलन में p dx। तो e की पावर समाकलन में p dx में p की वैल्यू क्या है, यहां से आएगी, जो भी तुलना करके p आएगा वो यहां रख दोगे। ये समाकलन गुणक का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है, गुणक कर लेना है इसको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, समाकलन गुणक कर लेना है इसको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला समाकलन गुणक का क्या होता है, e की पावर समाकलन में p dx। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो फिर तुम्हें अवकल समीकरण के हल का ये फॉर्मूला लगाना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये 3 स्टेप रहा करेंगे, अभी जब हम लोग सवाल करेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी फॉर्मूला रूप है, पहला स्टेप तुलना करवाओ, तुलना करके किसके मान निकालो, p के और q के। ये फॉर्मूला लगाओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इसमें किसका मान रख दो, p का मान रख के कर दो समाकलन। इसके बाद अवकल समीकरण के हल का ये फॉर्मूला लगाओ और इसमें किसका मान रख दो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। जैसे ये y के पदों में ऐसे ही है x के पदों में, ठीक उल्टा हो गया है। dy बाई dx की जगह क्या आ गया है, dx अपॉन dy प्लस p डैश x बराबर p डैश q डैश क्यों कर दिए, वहां p q थे तो यहाँ पे p और q से अलग कर दिए, p डैश और q डैश। अब यहाँ पे p डैश और q डैश क्या है, y के फलन है या फिर नियतांक है। इसमें भी देखो समाकलन गुणक को किससे निरूपित करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, e की पावर समाकलन में p डैश dy। ठीक उल्टा चल रहा है, देखो यहाँ पे क्या था p dx, इसमें क्या है p डैश dy। और इसके बाद अवकल समीकरण के हल का फॉर्मूला होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन में q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, यहाँ dy है। ठीक है, ये भी इसका विपरीत है, देखो यहाँ पे क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। और इसमें क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन में q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ठीक है, आ गए समझ में। ये दोनों जो फॉर्मूले अभी बताए हैं ना, x वाले और y वाले, इस पर आधारित क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है और बिल्कुल आसान रहेगा। जब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तब देखना, तब तुमको समझ में आएगा ये। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्रथम कोटि के रेखीय अवकल समीकरण कर दो इसको। प्रथम कोटि के रेखीय अवकल समीकरण का मतलब है कि जैसे रेखीय अवकल समीकरण यानी कि dy बाई डी एक्स और y पे घात 1 आएगी, और प्रथम कोटि का मतलब है उसमें dy बाई डी एक्स ही आएगा, प्रथम कोटि से बड़ी कोटि नहीं आएगी। तुम सोचोगे यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाए, d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो वो नहीं आएंगे। प्रथम कोटि से हमारा तात्पर्य है कि प्रथम अवकलज। तो प्रथम अवकलज कौन होता है, dy बाई डी एक्स या dx अपॉन dy। ऐसे ही ये जो x वाला है
ये चर y में प्रथम घात की जगह क्या लिख देंगे? प्रथम कोटि का रेखीय अवकल समीकरण, और इसको भी लिख देंगे चर x में। ये टाइपिस्ट की गलती है, उसने गलत टाइप कर दिया है। ये चर x में प्रथम कोटि का रेखीय अवकल समीकरण।